तो आज हम बात करने जा रहे हैं 29 सितंबर को कौन सी जो है इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट लीगल न्यूज़ सामने आई हैं जो आपकी क्लैट पीजी में मदद करेंगी। देखते हैं। सबसे पहला केस जो हमारे सामने है वो है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है। पहले भी अगर आप जुड़े हुए हैं लॉ की खबरों से और तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो आपने इसका खूब नाम सुना होगा। तो क्या था कि अगस्त 23 को ये जजमेंट रिजर्व कर दी गई थी। बेंच में कौन-कौन शामिल हैं? तो डी वाई चंद्रचूड़ का नाम आप याद रखेंगे, जस्टिस ए एस बोपन्ना का नाम याद रखेंगे और जस्टिस जे बी परदीवाला का नाम याद रखेंगे आप। कहा ये गया कि रेप इंक्लूड्स मैरिटल रेप फॉर द पर्पस ऑफ एमटीपी एक्ट। अब भाई एमटीपी एक्ट के लिए यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के लिए रेप जो है इंक्लूड करता है मैरिटल रेप को। वाइफ कंसीविंग आउट ऑफ फोर्स्ड सेक्स कैन सीक अबॉर्शन। अगर किसी के साथ मैरिटल रेप हुआ है तो भाई उस केस में वाइफ जो है अबॉर्शन सीक कर सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है। कोर्ट ने आगे प्रोनाउंस किया और कहा कि अनमैरिड वुमेन आर आल्सो एंटाइटल्ड टू सीक अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी इन द टर्म ऑफ 20 टू 24 वीक्स। ये जो पूरी घटना चालू हुई थी वो हुई ही इस बात से थी कि भाई क्या अनमैरिड वुमेन इस एक्ट के तहत 20 से 24 वीक्स के अंदर अबॉर्शन करवा सकती हैं अगर वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप का नतीजा है तो। शुरू शुरू में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी इस चीज़ की। अच्छा, आगे अगर बढ़ा जाए, तो अगली बात जो इम्पोर्टेंट है, वो इस केस से ये इम्पोर्टेंट है कि रूल 3B जो कि 2021 के अमेंडमेंट में आया था और जिसमें कि उन वुमेन को कैटेगराइज़ किया गया है, जो कि 20 से 24 हफ्तों में जिनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। तो जो कैटेगरीज दे रखी हैं रूल 3B में एमटीपी रूल्स के तहत जो 2021 में आए, उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो सबसे पहला तो है कि भाई सर्वाइवर है अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट का, रेप का, इंसेक्ट का, तो वो जो है 20 से 24 हफ्तों में अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकता है। कोई माइनर है वो करवा सकता है। अगर किसी का मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है यानी वो विडो हो गई है या उसका डिवोर्स हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, वो टर्मिनेट करवा सकता है 20 से 24 हफ्तों में। कोई विमेन है विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जो कि डिसेबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत, वो महिला अबॉर्शन करवा सकती है 20 से 24 हफ्तों में। कोई मेंटली इल है वो करवा सकता है 20 से 24 हफ्तों में। अगर फीटल का मेल फॉर्मेशन हो गया है which has a substantial risk of being incompatible with life, or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped, उस केस में 20 से 24 हफ्तों में अबॉर्शन करवाया जा सकता है। और लास्ट है वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ कितने कंडीशंस या कितनी कैटेगरीज दे रखी है, तो ये 5 तो ऊपर ये हो गई और 6 और 7, तो ये कुल मिला के 7 कैटेगरीज यहाँ पर हमको दे रखी है। ये नंबर 7 भी याद रखिएगा। आगे बोला गया कि भाई क्या मैरिड और अनमैरिड के बीच कोई डिस्टिंक्शन है? तो नहीं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अगर किया जाएगा कोई डिस्टिंक्शन तो वो आर्टिकल 14 को जो है साहब वायलेट कर देगा यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ वुमेन की कंसेंट, और अगर वो माइनर है और मेंटली इल है तो उसके गार्जियन की कंसेंट, बस यही मटेरियल है। बाकी जो है ये मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनको आर एम पीज बोला जाता है, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो बाकी फैमिली वगैरह की कंसेंट लेते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है साहब। सिर्फ वुमेन की कंसेंट मायने रखती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आती है ये। अब पॉस्को का एक और रिलेशन दे रखा है। पॉस्को की और एमटीपी एक्ट के रिलेशन के बारे में एक और बात कही गई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 जो है पॉस्को एक्ट 2012 का मैंडेटरी करता है किसी भी इंसान के लिए, इंक्लूडिंग द चाइल्ड, कि वो भाई पुलिस को अप्रोच करे
अगर कोई भी अप्रहेंजन है कि भाई कोई ऑफेंस होने वाला है पॉस्को के अंदर, या फिर हो चुका है और उसकी नॉलेज है उस इंसान के पास, तो भाई सेक्शन 19 उसको मैंडेटरी करता है कि जाओ पुलिस को बताओ, ठीक है, और अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की भी हो सकती है सेक्शन 21 के तहत पॉस्को एक्ट में। लेकिन यहाँ पर आज जो है बोला गया कि भाई अगर डॉक्टर साहब किसी माइनर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए पुलिस को उसके प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग बता भी रहे हैं, तो नेम और आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है उस माइनर गर्ल की, ठीक है। उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, डॉक्टर को नेम और आइडेंटिटी बताने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कब? जब बच्चे का और उसके गार्जियन की रिक्वेस्ट सामने हो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट इस केस से जुड़ी हुई, याद रखिएगा। अगला जो है वो है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस। इस केस में हम बाद में चल के आगे डिटेल में चर्चा करेंगे जब ये जजमेंट आई हमारे सामने। अभी के लिए जजमेंट जो है रिजर्व कर ली गई है। नाम शिल्पा है तो एक एक्ट्रेस का भी नाम शिल्पा है, तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बोला गया है कि क्या मैरिज डिसॉल्व की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142। इसमें आपको पुरानी वीडियोस में भी मिल जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन इश्यूज हैं, उनको जो है उनके बारे में चर्चा की गई है। देखते हैं आगे चल के क्या जजमेंट आता है। नाम अभी के लिए याद रखिएगा। अगला जो है वो है गौतम नवलेखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का केस। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें भीमा गोरेगांव केस के जो अक्यूज हैं गौतम नवलेखा, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बस इतनी सी बात है कि जस्टिस के एम जोसेफ साहब ने सजेस्ट किया है एक आइडिया प्राइवेट जेल्स का, और रिकमेंड किया है कि लार्ज कॉरपोरेट्स जो हैं वो अपने सीएसआर के तहत यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जेल्स वगैरह बनवाएं। तो ये नया सा बढ़िया सा आइडिया जो यूरोप वगैरह देशों में चलता है, उसको जस्टिस के एम जोसेफ साहब ने यहाँ सजेस्ट किया है ये इस भीमा कोरेगांव केस में। अगला इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो है ज्ञानेंद्र साहब से जुड़ा हुआ। अब ज्ञानेंद्र हमारे भी एक मित्र का नाम है, आपके किसी मित्र का नाम हो तो देख लीजिए। तो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह वर्सेस बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली पटना का ये केस है। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब बैठे हुए हैं, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जेबी पर्दीवाला यहाँ बैठे हुए हैं। बात ये हुई कि ये कुछ एमएलएज थे जिनको ना कि सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया गया बल्कि पेंशनरी बेनिफिट्स भी इनके जो है डिनाई कर दिए गए। कब? नवंबर 11 2014 में। कब? किसके द्वारा? बाय 15th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर द्वारा। अब चल रही है वहां पर 17th असेंबली। ये कहानी है 15th असेंबली की स्पीकर द्वारा, ठीक है। तो सवाल ये उठा कि क्या स्पीकर जो है पेंशनरी बेनिफिट्स को भी डिनाई कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 10th शेड्यूल के अंदर यानी एंटी डिफेक्शन लॉज की जहां बात की गई है उसके अंदर स्पीकर जो है उसको पावर नहीं है। स्पीकर डज नॉट हैव द पावर टू डिनाई पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स अवेलेबल टू फॉर्मर एमएलए व्हाइल डिसाइडिंग अ डिस्क्वालिफिकेशन प्ले अगेंस्ट हिम। ये ध्यान रखिएगा बात। अच्छा, एक और छोटी सी बात की जो 10th शेड्यूल था इसको ऐड गया था 52nd अमेंडमेंट द्वारा। किसके द्वारा साहब? 52nd अमेंडमेंट द्वारा। यूं तो 5+5 10 होता है, लेकिन यहाँ 5+2 याद रखिएगा कि 52nd अमेंडमेंट द्वारा 10th शेड्यूल को लाया गया था। अच्छा, इसमें 52nd अमेंडमेंट द्वारा जो 10th शेड्यूल को लाया गया है, तो 10th शेड्यूल के सेकंड पैराग्राफ में दे रखे हैं ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। तो भैया ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन सेकंड पैराग्राफ में दे रखे हैं, ये भी बात छोटी सी आप याद रखिएगा। कुल मिला के हमने 4 केसेस डिस्कस किए हैं। पहला केस हमारा था किस बारे में, जल्दी से देख लेते हैं, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में, जो कि एमटीपी एक्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारा केस था जो हमने डिस्कस किया वो था शिल्पा शेट्टी नहीं, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन के बारे में। मैरिज से जुड़ा हुआ केस है, जल्दी ही जजमेंट सामने आएगा, बात करेंगे। 3 इश्यूज के बारे में बात हुई है यहाँ। अगला है गौतम नवलेखा का केस जो कि भीमा कोरेगांव केस से जुड़ा हुआ है। और चौथा है ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का केस जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जेबी पर्देवाला जस्टिस मौजूद है यहाँ। थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टाटा।